नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले 2.5 सालों से शतरंज का कोई क्लास फीडे रेटिंग मुकाबला जो है वो नहीं खेला था। तो काफ़ी दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कोई टूर्नामेंट जो है वो जा कर के खेलूँ, और क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, तो मैं चाहता था कि जो मुकाबला मैं खेलूँ अगर वो क्लासिकल ना हो तो कम से कम रैपिड तो हो। तो पिछले दिनों आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 9 सितंबर। 7 और 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर में लेट श्री राम शंकर केशरवानी मेमोरियल रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट जो हुआ, 2 दिन का टूर्नामेंट हुआ। इस टूर्नामेंट में खेलने गया। इस टूर्नामेंट में 3rd सीड था मैं, लेकिन मेरे सामने चुनौती थी कि क्या मैं 25 मिनट प्लस 5 सेकंड के टाइम फॉर्मेट में अपनी कमियों को छुपा पाऊँगा मतलब कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई बड़ी ब्लंडर तो नहीं मारूंगा। सबसे बड़ी बात मेरे सामने ये थी, चुनौती थी। तो इस बार मैं बिना किसी दबाव के खेलने गया, और मैंने जो भी मैचेस खेले हैं परिणाम ठीक ठाक रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन जो भी मैंने मैचेस खेले हैं मैंने सोचा कि उन मैचेस को रिकॉर्ड किया जाए, और उसके बाद एक एक करके उन वीडियोस को एडिट करके, मतलब शॉर्ट करके, क्योंकि अगर ऐसे पूरा गेम पब्लिश करेंगे तो 1-1 घंटे का हो जाएगा। उसको शॉर्ट करके हमने 10-15-20 मिनट के आसपास के बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो पहला वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये था दूसरे राउंड का। पहले राउंड में मैं कैमरा नहीं लगा पाया था, तो दूसरे राउंड का ये मैच था। मेरा मैच था दीपेंद्र डांगी के साथ, जिनकी रेटिंग है 1455, और मेरी रेटिंग इस टूर्नामेंट थी 1940। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप रेटिंग को भूल जाएं और बोर्ड के ऊपर शतरंज खेलें। तो आइए देखते हैं क्या कुछ किया मैंने इस मुकाबले में। तो 2.5 साल बाद मैं शतरंज का मुकाबला खेलने के लिए तैयार था। फीडे रेटिंग मेरे सामने थे दीपेंद्र डांगी, और चुनौती ये थी कि मैं कोई ब्लंडर ना करूं, खेल को समझते हुए टाइम का मैं कैसे उपयोग करता हूं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे मैंने ब्लिट्ज मैच खेले खेलो चेस इंडिया में, जहां पर संडे मास्टर्स में, जहां पर मैंने ब्लिट्ज में बड़ी बड़ी ब्लंडर्स मारी। तो मेरे सामने चुनौती थी कि क्या होता है, और यहाँ इसके साथ ही जो है ये मुकाबला यहाँ पर शुरुआत हो गया। दीपेंद्र ने यहाँ पर E4 खेल करके शुरुआत की। मैंने C5 के से जवाब दिया, उन्होंने कंटिन्यू किया C4, और हम जानते हैं कि इसको मरोगजी बाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब अपोनेंट सेंटर नहीं ब्रेक करना चाह रहा है, स्टेबल रहना चाह रहा है। तो खैर मैंने जो चुना वो था डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं, तो मैंने नाइट C6 खेला यहाँ पर। दीपेंद्र ने यहाँ पर H3 मूव खेला, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया, और मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि H3 का फिलहाल तो कोई यूज़ बनता नहीं है। तो इसके साथ ही मुझे समझ में आ गया था कि उनको ओपनिंग की गहरी जानकारी तो नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए हम कंटिन्यू डेवलपमेंट करते हैं। मैंने G6 खेला, उन्होंने नाइट C3 खेला, मैंने बिशप G7 खेला, और अब यहाँ पर उन्होंने खेला D3। तो वो अपना एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, जिसमें मेरे ख्याल से जो H3 है वो एक एक्स्ट्रा था। मैंने कंटिन्यू किया, D6 अपना डेवलपमेंट करता रहा, उन्होंने नाइट F3 खेला, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा, बट मैं यही देख रहा था कि कहीं कोई E5 तो नहीं आ रहा, या मैं कुछ और डायरेक्ट मैं E5 तो ना कर दूँ। थोड़ा सा इसमें विचार कर रहा था, पर मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि मैं डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पर कंटिन्यू जाऊँगा, मैं डेवलपमेंट ही यहाँ पर करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर नाइट F6 निकाल दिया। उन्होंने जवाब दिया बिशप E2। तो अगर मैं देखूं तो उन्होंने, दीपेंद्र ने H3 के अलावा और कोई ऐसी चाल एक्स्ट्रा चली नहीं थी अभी तक। तो बिशप D7, तो एक प्रकार से देखें तो पोजीशन करीब करीब बराबर थे, और अब यहाँ पर उन्होंने बिशप E3 निकाला। ओके, मैंने यहाँ पे A6 खेला। आइडिया था रुक B8 लगाने के बाद B5 करने का, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली A4 किया। जैसे उन्होंने A4 कमिट किया, मेरे दिमाग में B4 का स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका था कि कभी ना कभी ये स्क्वायर तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने E5 किया, उन्होंने कैसल किया, और अब था कि मैं गेम को कंटिन्यू कैसे करने वाला हूँ। तो एक और चुनौती, कैसल करते हैं, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कैसलिंग कर लिया। तो अब इसके साथ ही आप देखो तो ब्लैक का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। वाइट ने H3 एक एक्स्ट्रा मूव खेला है, और ब्लैक के पास B4 का एक स्क्वायर है। खैर उन्होंने क्वीन D2 खेला, इंटरेस्ट लगाया कि वो मैं यहाँ पर अपने बिशप को एक्सचेंज जो है वो करूँ। मैंने नाइट H5 खेला पहले, तो विद द आइडिया कि कभी कोई एक्सचेंज होता है तो नाइट F4 जा रहा है, वैसे भी जैसे F4 का स्क्वायर अवेलेबल होता है। उन्होंने बिशप H6 खेला, जो उनका प्लान था। मैंने यहाँ पर नाइट B4 खेला, और एक प्रकार से D3 और C2 जैसे स्क्वायर्स को थोड़ा कंट्रोल किया। यहाँ पर उन्होंने नाइट H2 खेला। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो उनका बेस्ट मूव होना चाहिए था
वो बिशप E3 वापस भी हो सकता है और एक्सचेंज कर दे। जैसे वो नाइट H2 गए, मैंने पहले तो बिशप H6 मारा, क्योंकि आफ्टर क्वीन H6 अब यहाँ पर आप देखिए अगर नाइट F3 होता तो नाइट G5 आके परेशान करता। अब नाइट जो है वो मेटिंग थ्रेड्स लेके नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे नाइट F4 खेला इस पोजीशन पे, और अब उनके बिशप पे भी अटैक था यहाँ पर पर्टिकुलरली। आप देखिए और D3 का पॉन यहाँ पे मर रहा था, तो उन्होंने रुक D1 से D3 के पॉन पे सपोर्ट लगाया। मैंने यहाँ पर बिशप इंटू A4 मारा, और ये टैक्टिक्स यहाँ पे लग गई, क्योंकि वो नाइट A4 अगर मारेंगे तो आप देख सकते हो नाइट E2 मर रहा है, तो उनको रुक को E2 खेलना पड़ा, और मैं बिशप D7 पे वापस आ गया। इसके साथ मैं पॉन अप हो गया। लेकिन शतरंज में आप पॉन अप हो जाइए तो पर जीती हुई बाजी जीतना आसान काम नहीं होता। उन्होंने रुक D1 खेला, और मैंने यहाँ पर क्वीन जो है वो F6 पर खेल दिया अपना, और उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप G4। और ये मुझे लगा कि शायद मैं नाइट इंटू E2 भी मार सकता था पहले जब वो बिशप G4 यहाँ पर आए। खैर मैंने यहाँ पे बिशप G4 मारा, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन जो है मेरे लिए कंट्रोल में तो थी, मैं पॉन अप था, लेकिन थोड़ा काउंटर प्ले अपोनेंट को आ रहा था। नाइट G4 में क्वीन G7 आया एक्सचेंज के लिए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने जो है क्वीन को H4 पर खेल दिया, और यहाँ पर F5 मुझे खेलना चाहिए था, बट मैंने F6 खेला। मैं बहुत अच्छे से शायद उसको F5 को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, नाइट E3 और वो नाइट वापस आ रहा था। खैर उन्होंने यहाँ पर नाइट E2 रखा एक्सचेंज करने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, मैंने नाइट इंटू मारा, उन्होंने मारा रुक इंटू E2, एंड देन मैं अपना जो एक और था पीस उसको गेम में ले आया रुक E8 से। तो अल्टीमेटली मैं पॉन अप था, अपोनेंट के पास एक अटैक था, उनके पास कुछ ऐसे प्लान थे, नाइट को यहाँ से यहाँ लाना, यहाँ से यहाँ लाना, बट मैं पूरी तरह से देख रहा था कि किसी तरह से कोई काउंटर प्ले अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग ना आए। मेरा क्वीन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, जो मेरे लिए चिंता की बात थी। खैर उन्होंने यहाँ पे रुक E3 खेला, तो मैंने नाइट C2 खेला, रुक आया यहाँ पर G3, हाँ ये पोजीशन हुआ, हाँ रुक G3, हाँ तो मैंने यहाँ पर खेल दिया। इसके बाद मैं आया नाइट D4 यहाँ पे, हाँ मैंने नाइट D4 यहाँ पे खेला, और अब उन्होंने यहाँ पे खेला रुक E1। शायद नाइट H6 चेक पहले देना चाहिए था मुझे लगता है, नाइट H6 किंग H8 नाइट F5 कुछ हो रहा था वहाँ पे शायद, बट उन्होंने रुक E1 खेला, और मैंने तुरंत किंग को हट लिया क्योंकि मुझे वो चाल थोड़ी सी दिखी। उन्होंने नाइट H6 खेला यहाँ पे हालांकि, बट मेरी तरफ से यहाँ पर आया G5, और इसके बाद पोजीशन उनके लिए ख़राब हो गई थी, क्योंकि नाइट को वो बचा नहीं पा रहे थे, उनको क्वीन लाना पड़ा H5, और फिर मेरी तरफ से यहाँ पर गुड मूव आ गया क्वीन G6। तो क्वीन फोर्स एक्सचेंज था यहाँ पर, और कोई ऑप्शन अपोनेंट के पास था नहीं। और जैसे ही मैंने मारा यहाँ पर पॉन इंटू और पॉन से मारा मैंने क्वीन। अब उनको नाइट वापस लेना चाहिए था, लेकिन हालांकि उतना अच्छा रूट है नहीं, क्योंकि मेरे पास B5 आ ही रहा है मेरे पास, लेकिन उन्होंने H4 यहाँ पर एक और ब्लंडर मार दिया, और शायद उनको लगा कि G6 का पॉन मर रहा है, लेकिन ये ब्लंडर था, क्योंकि पॉन इंटू H4, और जैसे ही वो यहाँ पर अपना रुक लेकर के आए रुक इंटू G6, तो मेरी तरफ से किंग यहाँ पर H7 पर आ गया, और रुक जो है यहाँ पर उनका वापस गया G4 पर, बट एनीवे नाइट उनका मर रहा था, तो मैंने यहाँ पर किंग इंटू H6 थोड़ा सोचा कि कोई भाई मेटिंग थ्रेट नहीं होनी चाहिए, किंग H6 मार। दूसरा रुक इतनी जल्दी आ नहीं रहा था, तो मैं श्योर था कि कुछ हो नहीं रहा है, और आपको फिर भी आखिरी तक केयरफुल रहना होता है। चेक आया, मैं किंग को G6 पे गया, और यहाँ पर शायद उन्होंने रुक को जो है वो E3 पर निकाला, हाँ रुक E3। सो नाउ यहाँ पर मैं आ गया किंग F7, ओह सॉरी यहाँ पे मैंने रुक H8 खेला था, हाँ रुक G3 देन किंग F7 यहाँ पर आया मैं, एंड देन उन्होंने रुक H3 खेला। बट ये जितना सिंप्लीफाई होता जा रहा था उतना मेरे लिए आसान बनती जा रही थी कहानी, तो मैंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया आसानी से, और यहाँ पे मैंने रुक G8 खेला विद आइडिया नाइट F3 चेक भी आ रहा था। उन्होंने यहाँ पर खेला किंग 2, बट मेरे पास टाइम ज़्यादा था नहीं, तो मैं थोड़ा केयरफुल खेल रहा था, सेफ खेल रहा था। रुक G7 वगैरह मैंने खेला आराम से खेलने के लिए, और रुक H8 आया यहाँ पर, तो मैंने बोला कि चलो अपना पॉन भी फ्री कर लेते हैं जो F6 वाला है, तो मैंने उसको F5 बढ़ दिया, जो F5 बहुत पहले आ सकता था। और यहाँ पर आते आते अब जैसे उनको पॉन से मारना फोर्स है, वो रुक B8 वगैरह जाते भी हैं तो काम नहीं कर रहा। खैर उन्होंने यहाँ पे पॉन F3 खेला, मैंने एक्सचेंज कर दिया F3 पर, और उन्होंने FE4 मार लिया यहाँ पर, FE4 हो गया यहाँ पर। अब मैंने इसके बाद किंग को E6 पर मैं लेके गया।
हालांकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्द थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके इन प्यादों को शायद थोड़ा और जल्दी बढ़ा सकता था। खैर उन्होंने रुक B8 खेला, बट आफ्टर नाइट C6 रुक को वहाँ से हटना पड़ा। रुक E8 चेक आया, बट किंग D7, और मैं श्योर था कि पॉन अगर किंग इस तरफ आ जाता है तो वैसे भी मेरे पॉन जो है वो बढ़ने के लिए आगे तैयार हैं। खैर इसके बाद कुछ और हुआ, उन्होंने रुक F8 खेला। शायद मैं यहाँ पे रुक G3 खेल सकता था, मैं यही सोच रहा था। रुक G3 शायद बेटर मूव हो सकता था, बट मैंने नाइट B4 खेला, यहाँ पे D3 पे अटैक किया। दीपेंद्र ने यहाँ पे रुक F3 खेला। सो नाउ अब मैंने यहाँ पर ये अलग अलग पोजीशन थी, मैंने यहाँ पे B5 खेल दिया एक्चुअली, उन्होंने B3 किया और मैंने ये भी यहाँ पर एक्सचेंज किया एक पॉन। और मैं जस्ट धीरे 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 प्यादों को जो है उनको भी कम कर रहा था। हालांकि शायद मैं प्यादे और रख के भी खेल सकता था। यहाँ पे मैंने रुक G4 खेला इस पोजीशन पे, और उनको डिफेंस करने के लिए ओनली मूव था रुक E3 और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। और मुझे लगा कि अपने नाइट को इम्प्रूव करता हूँ। हालांकि मेरे पास यहाँ पर 1-1.5 मिनट बच रहा था, तो मैं बहुत गहराई से ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ा धीरे धीरे प्रेस करते हैं, अपने आप ये गेम निकल ही आएगा, अपनी पोजीशन को सेफ रखते हैं। मैंने यहाँ पे नाइट C2 रखा, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉन मिला नहीं इमीडिएटली। मैं सोच रहा था कि शायद पॉन मिलेगा, लेकिन पॉन मिला नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा कैलकुलेट यहाँ पे कर नहीं पा रहा था, टाइम था नहीं मेरे पास। रुक E2, नाइट D4, एंड देन यहाँ पर उनके पास ओनली मुफ्त बचा था कि वापस रुक जो है वो E3 पे आए, ताकि मेरे किंग को जो है वो G3 पे एंट्री ना मिले और B3 का पॉन ना मिले। बट इसी पोजीशन पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं किंग को इम्प्रूव कर लेता हूँ तो भी मैं विन हो सकता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने किया G3, एंड देन मुझे थोड़ी देर इतनी सोचते सोचते समझ में आया कि क्यों ना अपने रुक से लाके जो है ये पॉन को मार लिया जाए, और उसके बाद ये पॉन वैसे ही गेम ख़त्म कर देगी। तो फिर मैंने पूरा फोकस जो है इस तरफ शिफ्ट किया इमीडिएटली। पहले मैं किंग को वापस लाने की सोच रहा था, बट देन रुक G8 आया। यहाँ पर आते आते 1 मिनट के आसपास मेरे पास गेम बचा हुआ था, तो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि मेरा यही प्रॉब्लम रहा है जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, 3 साल से भी करीब ज़्यादा समय हो चुका है। तो ऐसे में आपको जल्दी चालें दिखने में मुश्किल जाती है। मैंने यहाँ पर खेला रुक G8 एंड रुक B8, सॉरी यहाँ पे मैं आया पहले मैं आया रुक B8 यहाँ पर इस पोजीशन पे। एंड देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे। हाँ, रुक G8 आया, मैं रुक B8, और मैंने यहाँ पे रुक B8 खेला। यहाँ पे नाइट C2 पहले ही आ रहा था। खैर एक चाल बाद ही सही वो नाइट C2 लग गया और मैंने रुक मार लिया, रुक B3 भी आ गया। एंड देन A5 बढ़ना मैंने शुरू किया, उन्होंने G5, मैंने A4, उन्होंने G6, और उसके बाद मैं आ गया रुक B8 वापस। और यहाँ पर ही जो है मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो